बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दे दिया। बिल 26 मई 2023 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद कानून बन गया था। 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 5 मई को यह बिल सैनेट से भी मंजूर किया गया। बिल के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने का हक था। नज़रसानी अपील की समात फैसला देने वाले बेंच से बड़े बेंच ने करना थी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की 7 शिकें हैं। शिक नंबर 1 के मुताबिक ये कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया। शिक नंबर 2 के तहत ही मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक नंबर 3 के मुताबिक नज़रसानी की समात पर बेंच पर जजेस की तादाद मरकजी केस से ज़्यादा होगी। शिक नंबर 4 के मुताबिक नज़रसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट को कोई भी वकील कर सकेगा। शिक नंबर 5 के तहत एक्ट का इत्तलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। शिक नंबर 5 के मुताबिक ही मुतासरा फरीक एक्ट के इत्तलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा। इसी तरह आखिरी शिक के मुताबिक एक्ट का इत्तलाक मिलते जुलते कवानीन, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होगा। प्रोग्राम बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरा बड़ा ही पर्टेनेंट पैनल है इसके लिए। मुस्लिम लीग नून से मुझे आज ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शज़रा मनसब अली, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। MQM राब्ता कमेटी के मेंबर एडवोकेट हस्साम साबिर साहब मेरे साथ हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ होंगे आबिद ज़ुबैरी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम देने का। ज़ुबैरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, ये जो आज फैसला आया है, मैं अगर इसके ऊपर जो सियासी बातें हो रही हैं वो तो एक और तरफ, लेकिन क्या इस फैसले से नवाज शरीफ साहब की पर्टिकुलर सियासत में वापसी, क्या ये फैसला एक रुकावट है या इस फैसले का इतलाक जिस तरह साबिक वजीरे कानून कह रहे हैं उन पर नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता क्या उसके मुहर्रकात हैं, लेकिन एक बात क्लियर है सर कि इसके अंदर जो एक आपने देखा होगा सेक्शन 5 आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने कहा इसकी 7 शिकें हैं। सेक्शन 5 में उन्होंने सारे ऑर्डर्स 184(3) के थे उसको खोल दिया था कि जी उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते। जी बिल्कुल, मुकदमे से ऊपर होंगे। तो आप देखें, और सेक्शन 7 जो था उसमें कहा था कि इस कानून का इतलाक होगा इर्रिस्पेक्टिव के कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट हो या कोई लॉ हो, ये ओवरराइड करेगा ये लॉ। तो देखिए, तो अगर वो इस पे अपील करने का इख्तियार या इस कानून के तहत कोई केस दाखिल करने का इख्तियार रखते थे अपने 184(3) के फैसले के खिलाफ, वो तो अब मुमकिन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दी डिसीजन। और लॉ मिनिस्टर, साबिक लॉ मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं ये तो वो आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि उनको वो बेहतर समझते होंगे। लेकिन क्लियर है, देखिए जो मेन इसमें जो बात की गई है, जो हम शुरू से कह रहे थे, देखिए बार्स की हमेशा से एक दरीना डिमांड थी कि जी आप 184(3) जो ये पावर होती है आर्टिकल 184(3) के तहत जो सू मोटो भी लेते हैं या कोई पटिशन दाखिल कर सकता है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक के इन्फोर्समेंट के लिए, उसमें अपील आप जरूर दें। लेकिन हम हमेशा कहा करते थे कि इसका तरीक़ाकार जो है कि आईनी तरमीम है, कि आप आईनी तरमीम 184(3) में एक अपील दे दें और उसका तरीक़ाकार मुरतब कर दें। ये तो नहीं हो, आप कानून जो बात इन्होंने आज कोर्ट ने होल्ड किया बिल्कुल सही होल्ड की है कि जी आप रिव्यू को अपील में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप इनलार्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को, आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसे कम नहीं कर सकते। रिव्यू रहता है, रिव्यू अपील नहीं बन सकती। और आपने रिव्यू की मद में एक अपेलेट जुरिस्डिक्शन दे दी। अपेलेट जुरिस्डिक्शन वो 185 के तहत आती है, आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल था जो हम शुरू से कह रहे थे कि ये कानून साजी जो की गई है ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है। लेकिन नेचुरली पार्लियामेंट ने ये किया, और आप जानते हैं पिछले दिनों हर किस्म के कवानीन पास हो रहे हैं, आप इस तरह से कानून बना के हर चीज़ों का अमेंड कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि एक दफ़ा कोई रूल्स बना दे सुप्रीम कोर्ट,
उसकी हैसियत आईनी रूल्स के मुताबिक होती है। ठीक आप है। किसी कानून से उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी 191 की भी इंटरप्रिटेशन और दे दी, जिसके तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के उनके रूल्स बने हुए 180 के, और उन्होंने इसके ऊपर भी कह दिया कि जी आप रिव्यू जुरिसडिक्शन को, जो रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का स्कोप होता है कि जी कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ, यानी कोई ऐसी गलती हो गई है जो रिकॉर्ड पे सामने नजर आ रही है, तैरती भी नजर आ रही है, ताकि उसके खिलाफ रिव्यू होता है। अपील जो होती है, अपील में तो आप पूरा केस दोबारा से आर्ग्यू करते हैं, आप नई बेंच सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, आप कहते हैं हाई कोर्ट का फैसला गलत है और इसके ये ग्राउंड्स हैं। अपील के ग्राउंड, रिव्यू के ग्राउंड बड़े लिमिटेड होते हैं, और उसमें यही एक एरर हैज टू बी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। रीहियरिंग ऑफ द केस नहीं होती रिव्यू के अंदर, यही फर्क है रिव्यू और अपील के अंदर। ठीक। अच्छा, इसमें आप ठीक फरमा रहे हैं जुबैरी साहब, इसमें जो सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू नजर आ रहा है अपेरेंटली, वो टाइमिंग्स का इशू आ रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट भी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि जी 19 जून को इसको इन्होंने रिजर्व किया था जजमेंट को, और आज जबकि पार्लियामेंट को खत्म हुए तकरीबन 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आज ये फैसला आया है। इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? इस पे तो मेरा इसका पॉइंट है, कोर्ट के ऊपर होता है, उसकी सवाबदीद होती है जब वो डिसीजन अनाउंस करें, उनकी मर्जी है। इससे कोई, मैं तो नहीं समझता कोई उसका इतलाक हुआ। आप पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ फैसला किया, पॉइंट इज दैट पार्लियामेंट ने तो पहले भी तो फैसले नहीं माने ना सुप्रीम कोर्ट के। वो तो आप देखिए इलेक्शन वाले केस में क्या किया, उन्होंने कहा जी हम फैसला ही नहीं मानते। ठीक। तो अब पॉइंट इज दैट कि आपको अंडर आर्टिकल, इसी जजमेंट में आप पढ़ लीजिए, लिखा है आर्टिकल 189 के तहत सारी बाइंडिंग होता है, और 190 के तहत तो एवरी अथॉरिटी हैज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के उसके ऑर्डर के इम्प्लीमेंट। देखिए हमारे यहाँ एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 सुतून है हमारी रियासत के, जिसमें जो आइन की तशरीह या कानून की तशरीह का हक सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। मुकन्नना यानी पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन कानून का मतलब क्या होता है वो हमेशा हमारे जूरिस्प्रूडेंस, आज से नहीं, हम जो ये हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस चल रही है, हमारे यहाँ कानून चल रहा है, वो कोर्ट बताती है कि इस आइन का क्या, इस कानून का क्या मतलब होता है। वो सब पे बाइंडिंग होता है, वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग होता है, मुझ पे, आप में, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग होता है। ये होता है एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का होता है कि जो कोर्ट है उसकी पावर जो होती है, उसकी जूरिसडिक्शन जो होती है, वो आप उसकी जूरिसडिक्शन नहीं ले सकते, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। और एंट्री 55 है हमारी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, आप इनलार्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को, कम नहीं कर सकते। और यहाँ आपने रिव्यू के तहत एक पावर को कम करके बल्कि चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने उस रिव्यू की पावर को 188 में एक आर्टिकल के प्रोविजन का, उसमें कानून से आपने कहा कि जी अब ये 188 का जो रिव्यू है वो अपील समझा जाएगा। आप ये कर सके, जाके करें तो एक आईनी तरमीम के थ्रू करें। वैलिड पॉइंट। ठीक ठीक। मुझे जरा ये चीज डॉक्टर शजरा के पास लेकर जाने दीजिएगा। शजरा जी, जमहूरियत पे शब खून करार दिया है पीडीएम जमातों ने इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जो इस वक्त अपेरेंटली जुबैरी साहब का जो व्यू पॉइंट है वो वैसे तो बिल्कुल वैलिड है, और आप लोगों को क्यों लग रहा है कि शब खून मारा गया है इस पॉइंट के अलावा कि जी टाइमिंग जो है वो इसकी थोड़ी सी अपेरेंटली आप लोगों के बकौल टाइमिंग्स का इशू भी है जब इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है? थैंक यू मंसूर। जैसे कि आपने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि एक तो टाइमिंग्स इसकी बहुत सस्पिशियस हैं कि जैसे ही पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है और उसके फौरन बाद ये जजमेंट जो कि जून से महफूज किया गया था फैसला, वो एकदम से सामने आ गया। और दूसरी बात ये है कि जो सू मोटो के राइट्स होते हैं, पहले ही इन राइट्स के ऊपर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, और इनका जो ये काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ है। और अगर आप ये डिटेल जजमेंट पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि शायद ये सो मोटो जो है वो आर्टिकल 10A विच इज़ द राइट टू अपील, उसको अंडरमाइन कर रहा। तो ये बात तो एक्चुअली सही है, ये राइट टू अपील तो बिल्कुल खत्म हो गई ना। इस सो मोटो जब हो जाता है तो उसके बाद कोई राइट टू अपील रह ही नहीं जाती। तो हमारा ये ख्याल था कि अगर एक लार्जर बेंच जो कि एक कलेक्टिव विजडम उसका यूज किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, और कई ऐसे केसेस जिसके अंदर के जजमेंट आ जाती है, और आपको पता ही है कि रीसेंट हिस्ट्री में जिस तरीके से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं वो भी एक सवालिया निशान है, जिस तरीके से जजमेंट्स दी जा रही हैं वो भी एक सवालिया निशान है। कई जगह पे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया है उसमें भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त आई थिंक सुपीरियर जुडिशरी की जो एक तौकीर है उसको कायम रखने के लिए
ये टाइमिंग और ये जजमेंट और इसके अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है और पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हुई उस वक्त ये इस जजमेंट के साथ, उनके आने के साथ, उनका आके अपनी पार्टी को लीड करने के साथ कोई वो नहीं है। वो आएंगे इंशाल्लाह ताला और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। ठीक हो गया। हसान भाई जरा आपकी तरफ में आता हूं। ये जो पॉइंट है कि पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में कब फायदा उठाया गया, इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है और इस हुकूमत कह रही है इस चीज की यकीन दहानी या इंश्योर किया गया कि पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है और ये फैसला आया गया। इस पॉइंट के अलावा आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे कोई चीजें हैं विच यू रियली वांट कि ये नहीं होना चाहिए था या इस फैसले को कलअदम नहीं करार देना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, 184 जो आर्टिकल है आईन का, वो उसके सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन को वो नोटिस ले सकता है। ठीक। तो ये जो केस है पर्टिकुलरली जिनके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, ये तो पॉलिटिकल केसेस है, पब्लिक एट लार्ज का कहाँ केस है ये इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके सरबराह को फायदा होना है उसके लिए ही कानून बनाया जाए। ये जितने भी पिछले पास जजमेंट्स थे 184(3) के तहत उनको बेनिफिट मिलना था। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है, सवाल है कि 184(3) के तहत जितनी लिटिगेशन पेंडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट में, उसमें कौन से जजमेंट पास हो गए आज तक? ठीक। देखिए, पब्लिक का क्वेश्चन, पब्लिक का मसला ये नहीं है कि इख्तियार और इक़्तिदार के जो लोग थे जो बैठे हुए थे उनमें से कौन नाअहल हो गया, कौन करप्ट था, कौन किसका क्या मसाइल थे। आम आदमी की बात अगर पूछेंगे तो उसके लिए तो मसला ये है कि भाई दूध के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक। कभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को बुलाकर कभी ये पूछा कि ये डीसी जो है वो अपने मनमाने रेट पर दूध कैसे बेच रहा है? कभी ये पूछा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है ये ओगरा किस तरह से तय करती है? हजारों पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन उनमें कोई जजमेंट्स आया? ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामले थे, इसके लिए ये 23-24 करोड़ लोग परेशान हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर ये दूसरे केसेस जिनकी टाइमिंग्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, जिनकी जजमेंट्स के बारे में सवाल उठ रहे हैं, या जिनको इख्तियारात और इक़्तिदार देने के लिए एक कानून बनाया जा रहा है, ये एक अजीब बात है। मैं सिर्फ 184(3) में जो डिस्कस किया गया है लॉ, उसमें लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात होनी है। ठीक भाई, इसी तरह से एडवाइजरी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का भी मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फेवर अनफेवर की बात नहीं कर रहा, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो अपने एडवाइजरी बोर्ड, अपनी एडवाइजरी काउंसिल, उस जुरिस्डिक्शन 186 के तहत भी इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करती है। प्रेसिडेंट ने अगर नहीं भी लिखा था तो इसको अपने प्रोसीजर के अंदर, अपने रूल के अंदर अमेंड कर लेते कि भाई आम पब्लिक को जो जहां लिखा हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात करनी है, जहां इख्तियार इसलिए दिए गया था या इसलिए उनको इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे कि पब्लिक एट लार्ज को कहीं नुकसान हो रहा हो तो उसके ऊपर ये बात करेंगे। ठीक है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट का जजमेंट है। उससे पहले भी वो कानून भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का जजमेंट है और अभी का फैसला भी उसी तरह से है। मुझे इससे इतना ज्यादा सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी के बारे में सोचता हूं, मैं आम आदमी की बात करता हूं। तो मुझसे तो सवाल ये पूछे और सुप्रीम कोर्ट मुझे इस बात का जवाब दे कि जो जितनी पिटीशंस जिनको डेथ सेंटेंस हुई हुई है, जिनको उम्र कैद हुई हुई है, जिनके 20-20 साल, 25-25 साल के जो जिनके केसेस नहीं चलते हैं, नीचे एक लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है, उन केसेस में जजमेंट आता है जिसमें उस मुल्जिम को 10 साल पहले फांसी की सजा हुई भी होती है। ये मामला कब होगा? ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर है या ये पब्लिक इंटरेस्ट है कि जी इनके फैसले और इनके मामला देखे जाए कि वो हमारे इख्तिदार के मामला हैं, ब्यूरोक्रेसी के मामला हैं और दूसरे मामला हैं। तो मंसूर भाई, मुझे ये जजमेंट देखकर ना तो खुशी है ना ही दुख है। मुझे मालूम है कि ये सिलसिले किस तरह से चल रहे हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। 184(3) में इख्तियारात पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दिए गए थे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज से 14 साल पहले कराची बदअमनी केस शुरू किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसमें कोई जजमेंट देने के बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन हुआ? आज तक नहीं हो रहा। उसके ऊपर आया कि कराची के अंदर कब्जा होता है, उसके अंदर आया कराची में बदअमनी। मुझे जरा पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका हसान भाई।
इंतहाई पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। जरा जुबैरी साहब के पास जाने दीजिएगा। जुबैरी साहब, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक, शिक नंबर 3 के मुताबिक नज़रसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज़्यादा होगी, एक। और शिक नंबर 4 जो है कि मुताबिक नज़रसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। सर, इन दो के ऊपर पहले आपकी कानूनी राय क्या है? क्योंकि इसको भी कलअदम करार दे दिया, ऑब्वियसली जब वो सारी चीज़ को कलअदम दे दिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर बड़ा बेंच सुने तो, और ये जो फैसला है ये उसी 3 रुकनी बेंच ने दिया है जिसने पहले फैसला दिया था। ये 2-3 इसके अंदर अपेरेंटली चीज़ें हैं जो कि कंसर्न का वजह बन रही हैं। जी देखिए, 2-3 चीज़ें इससे पहले मैं बात कर दूं, बीबी को बता दूं कि ये पहले बात, ये केस सो मोटो नहीं था, ये पटिशंस थी जो दाखिल की गई। सो मोटो और कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में फ़र्क होता है। दूसरी बात, हसन का जवाब दे दूं, वो जो केसेस जो ओगरा की कीमतें, ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू, लोड शेडिंग, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अगर ये देखना चाहें, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में एक लाइन से केसेस हैं, उसके बाद जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में भी बहुत सारे केसेस हुए, तो ये सब मौजूद हैं। वो आम पब्लिक के केसेस थे। छोड़ दें, इम्प्लीमेंटेशन भी है हसन, आप देखो जाके, आप बैठोगे मैं तो बता दूंगा। इंशाल्लाह, भाई हमारा हसन, ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। दूसरी बात जो आपने पूछी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप जब सेक्शन 2 कहता है कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी, वो इससे वही गलत है। सेक्शन 2 से ये बाकी चीजें जो है फ्लो करती हैं। रिव्यू अपील में नहीं बदल सकता। जब रिव्यू अपील में नहीं बदल सकता, और देखिए अपील के ऊपर अगर अपील होती है तो दूसरे जज सुनते हैं, और वो जो जिन्होंने दिया होता है नहीं। रिव्यू का जो पावर होती है, रिव्यू में या तो रूल्स के तहत एक जज ऑथर जज है वो होता है, अगर वो जज नहीं है तो उनमें से कोई एक आध जज बैठ जाता है जो बैठ सकता है, या वही बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ये है रिव्यू का उसूल। और रिव्यू का अपील में, हाँ देखिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस केस में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि अपील में तो दूसरे जजों, क्योंकि मैं अपने केस की तो अपील नहीं सुन सकता। अगर रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन है तो मुझे वन ऑफ द जजेस हैज टू बी देयर। अगर उसको अपील की तरह में सुनना है, हाउ कैन आई हियर एन अपील अगेंस्ट माय ओन ऑर्डर? ठीक, बेसिक इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है लीगल, कि मैं अपनी एक जज जो केस करता है वो अपील तो नहीं सुनता, कोई दूसरा जज सुनता है, दूसरी बेंच सुनती है उस अपील की। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो जजों ने पॉइंट किया। और कहा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अगर आप दे रहे थे तो 185 तो ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। लेकिन जुबैरी साहब, अगर वही बेंच सुन रहा है, अपील भी वही बेंच सुन रहा है, वकील भी चेंज नहीं सर, अपील नहीं है। देखिए, यही है मैं समझाने को आपको समझा रहा हूं कि रिव्यू जो होता है, इट रिव्यू का क्या स्कोप होता है? रिव्यू का स्कोप होता है कि जज साहब आपने जो फैसला दिया उसमें आपसे ये गलती हो गई है। ये देखिए, ये आपके रिकॉर्ड से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आपने जो फैसला किया, ये उन्हीं जजों को दिखाना होता है कि आपको होता है, ये होता है रिव्यू। अपील जो होती है, आप किसी हायर फोरम में जाते हैं, या अब जैसे देखें, ये जो कंटेम्प्ट का लॉ है, कंटेम्प्ट का लॉ ये कहता है कि अगर 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसकी अपील, ये लॉ है कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस को हमारा 2003 का, उसकी अपील 5 सुनेंगे, 5 के फैसला है तो उसकी 7 सुनेंगे, इस तरह। अच्छा, फुल कोर्ट, अब सुनिए, यहाँ अगर फुल कोर्ट एक है, हाँ, वो 17 जजों में बैठा हुआ है, उसकी अपील किसके पास जाएगी? इस लॉ के तहत तो जा ही नहीं सकती। 17 से तो ज्यादा जज ही नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी चीजें थी जो लेकिन और फिर आप वकील चेंज करने का, देखिए अपील का, क्योंकि रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, इस वजह से उन्होंने कहा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप वकील बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसकी तो भी इजाजत जो है वो यही बेंच देगा। जी, जो जज जो भी सुन रहे होंगे वही देंगे। वो एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट के अंदर फॉर चेंज, वो बेंच के बाद नहीं आ जाती, वो चीफ के पास जा सकती है, किसी और के। देखिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होते हैं। बिल्कुल, तो ये चाहती है वो किसी को मार कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी मेरा वकील का जैसे बीमार हो गया या खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया, तो वो फिर वो इजाजत दी जाती है, या कोई वजह हो सकती है, बिल्कुल ठीक दे दी जाती है। पॉइंट आ गया जी। ये इसलिए क्योंकि नया वकील आके देखिए, अब रिव्यू में जो मंसूर में बात करना चाह रहा हूँ, रिव्यू में केस री आर्ग्यू नहीं होता, यही रिव्यू का, अपील में री आर्ग्यू होता है केस। ठीक, ये डिफरेंस है, और यही वजह इस केस की, ये लॉ में यही डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से आज ये ऑर्डर आया। लीगली मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पॉलिटिकल उसकी क्या इंप्लीकेशंस है कि वो आज आया कल आया, लेकिन ये जिस वक्त लॉ बना था उस वक्त भी आप हमारी सुनिए, जो हम लोग बिल्कुल ठीक है आए, हमने उसी सर पॉइंट आ गया जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हसन साहब हमारे साथ, शहजाद मनसब अली हमारे साथ हैं, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हमें हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ज्वाइन कर लिया। पाशा साहब, आपसे ज़रा अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन आपका मैं ज़रा व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा इसको लेकर, और इसकी जो कुछ शिकें थी जो इस आइन की जो मैंने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में पढ़ दी थी उसमें उसको लेकर। अच्छा, पहले मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये जो आज इन्होंने कलअदम सुप्रीम कोर्ट के उसी 3 रुकनी बेंच ने इस को कलअदम करार दिया है जिसने पहले इसको कलअदम किया था, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखें, बड़े अरसे से एक चीज़ तवातुर के साथ आ रही है कि एक मखसूस बेंच बनता है मखसूस केसेस के लिए, तो ये भी एक उसी चीज़ की कड़ी है। अगर आप इसको शिकवार देखें तो एक एक चीज़ में आपको ये नज़र आएगा कि इसमें आम लिटिगेंट को और वकील को फ़ायदा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लिटिगेंट्स के लिए कोई नुकसान हो, डिले का हो या क्या हो। बड़े अरसे से बार काउंसिल्स, असल में मैं थोड़ा सा ज़ुबैरी साहब अब नहीं है, चले गए हैं, मुनासिब नहीं लगती बात। मैं बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल का भी मेंबर रहा, वहाँ भी चेयरमैन रहा, हाई कोर्ट बार का भी प्रेसिडेंट, अब पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो मुझे थोड़ी सी इसकी तारीख पता है कि बार काउंसिल जो है वो एक तवातर के साथ ऑलमोस्ट 2 डिकेड से मुतालबा करती आ रही है कि 184(3) में अपील का हक मिलना चाहिए। देखिए, एक केस अगर सिविल कोर्ट में काबिल समाअत हो सकता है, अपील का कि रिव्यू का? पाशा साहब, अपील का हक मिलना चाहिए या रिव्यू का? क्योंकि अभी पहले अपील का। जी, अच्छा, अपील का, ओके जी, अपील का हक। ये चूंकि इसमें जो रिव्यू दी गई है कि इसको एज अपील कंसिडर किया जाएगा, इसी वजह से इसको लार्जर बेंच जो है वो समाअत करने के लिए, और वो जजेस उसमें शामिल नहीं होंगे जो इनिशियली इसका फैसला करेंगे। मसलन आज ये 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया है, अगर इसकी अपील रिव्यू प्रोवाइडेड इस एक्ट के तहत अगर बनती थी तो वो इससे लार्जर बेंच होगा, और जिसमें ये 3 जज साहबान शामिल नहीं होंगे तो वो उसको रिव्यू अपील की सूरत में होगा। तो ये इसमें दिया गया था। और आप देखें कि सिविल जज का केस अगर कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले लेती है, हाँ जी, तो फिर 3 फोरम तो जाया हो गए नीचे। एग्रीड पार्टी के पास क्या रेमेडी है माँ सिवाय ये कि वो बैठ जाए और अल्लाह की अदालत में अपील कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये तो इस दुनिया की तमाम अदालतें जो हैं जो उसके लिए बनी थी, वो सारे जो फोरम उसके लिए बंद हो गए थे और वो फिर आ गए। एक मिसाल मैं आपको देता चलूं, हालिया सबका जो माजी करीब में एक हुआ, ये कराची में नस्ला टावर का केस है, जी, उसमें आपने देखा होगा कि 184(3) की जो है वो कॉग्निजेंस ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसको गिराने का हुक्म दे दिया। मैं बिल्कुल हो सकता है वो ठीक फैसला और वो एनक्रोचमेंट की गई हो, लेकिन जो वहां पे सैकड़ों घर रह रहे थे, सैकड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे थे, किसी का घर था, किसी का ऑफिस था, आपने उनको यक जुबिश कलम उनको सड़क पे लेके आए, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उनको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उनको कोई फोरम उनका केस लेने को तैयार नहीं था कि जी 184(3) की आर्टिकल इन्वोक हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई अदालत नहीं सुन सकती। तो देखिए, ये उन जैसे लोगों के लिए रास्ता खोला गया कि वो आए, वो अपना बयान करें। अगर कोई रिलीफ नहीं भी बनता, इंसानी हवाले से देखा जाए काई साहब, तो कुछ कथारसिस हो सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पाशा साहब, बीइंग अ चेयरमैन, ठीक, बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर मैं ये कहूं कि एक जुमले में आप क्या इस पर कमेंट करना चाहेंगे, मुझे जरा वो बताइएगा ताकि हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें। जी, आपका सवाल बीच में कट हो गया, जरा दोबारा दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे यह कहूं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, एक जुमले में इस फैसले को जिसको इन्होंने कलअदम करार दिया है, इस पे रिमार्क्स दें तो आप क्या देंगे?
मैं इस पे ये दूंगा कि ये बहुत हर्डली ये फैसला किया गया और पार्लिमान की डोमेन में अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि पार्लिमान ने जब ये कानून साजी की तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ एज स्टेक होल्डर रब्ता किया, मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में ठीक, पाशा साहब आपकी जरा सी आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज ठीक करते हैं, हम वहां पे असिस्ट कर पाते। ठीक, अच्छा डॉक्टर शजरा मनसब अली की तरफ मैं चलता हूं। अभी जिस तरह पाशा साहब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ईवान की जुरिस्डिक्शन में, लेकिन आज जो फैसला आया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आइन के मुतसादिम बिल था जो पार्लियामेंट ने पास किया। सो अपेरेंटली जो इस वक्त की हमारी बातचीत हो रही है उससे यह नजर आ रहा है कि एक तरफ पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो कानून साजी की वो गलत थी। मंसूर, एक सेकंड में पहले जरा वो साहब अब चले गए हैं। आई जस्ट लाइक टू करेक्ट कि मैं ये नहीं कह रही थी कि ये पिटिशन नहीं है। आई वाज टॉकिंग अबाउट the thing on which this whole thing was based, जो कानून साजी की गई, जो कि 184(3) के तहत 100 मोटो केसेस लिए जाते हैं। और जैसे कि अभी ये प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब भी फरमा रहे थे कि जब वो 184(3) के तहत 100 मोटो केसेस लिए जाते हैं तो जो वो उसी बेंच के वही बेंच उसका रिव्यू सुनता है। सो दैट्स लाइक एन एक्सरसाइज इन नथिंग। सो माय पॉइंट वाज कि ये कानून साजी इसलिए की गई कि उस साइल को भी अपील का हक हो और उसके पास एक लार्जर विजडम के पास जाने का हक हो, ताकि उसकी एक मीनिंगफुली दोबारा अपील सुनी जा सके। दिस इज व्हाट दिस कानून साजी वाज अबाउट। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह से इदारे एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। कानून साजी और आइन के अंदर रहते हुए कानून साजी, ये पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन है और उसी के पास रहने देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा कानून होता है, कोई ऐसी शिक होती है जिसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट आती है जजेस के पास। इनके पास आप देखें कि अभी एक साहब शायद कह भी रहे थे कि कितनी चीजें हैं, कितने केसेस हैं अवाम के जो कि शेल्व्ड पड़े हुए, कितने सालों के, और अवाम जो है वो रुल रही है। अवाम उस जगह से, उस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के लिए मुंतजर बैठी है, उसको पीछे छोड़ के और एक दूसरी पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम मानी जाती है उसकी जुरिस्डिक्शन में आना। और फिर ये बात कहना, जो कि मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल 10 आइन का है जो कि हर एक को अपील का राइट देता है। इस किस्म के 100 मोटोस में वो अपील खत्म हो जाती है। ठीक। और ये देरी हो जिससे कि उसी बेंच के पास नहीं किसी और के पास जाया जा सके। तो ये वेट करना कि पार्लियामेंट खत्म हो और उस वेट करने के बाद इस जजमेंट का लाना और ये कहना कि जी ये तो इस तरह का कानून है या उस तरह का कानून है, मेरे ख्याल में कि ये बहुत ठीक। हसाम भाई, जरा आपकी तरफ में आता हूं। दो तीन चीजें हैं इसके ऊपर मुझे आपने जरा बताना है। एक तो आज ये ऑर्डर में भी कहा गया कि अगर एक्ट पास कर देते तो साइलिन का एक सैलाब था जो आ जाता। एक नंबर 2, टाइमिंग्स का वंस अगेन वही इशू। और इसकी जो 2 शिकें हैं जिन पे मैं अभी जुबैरी साहब से बात कर रहा था, पाशा साहब से बात कर रहा हूं कि जी जो बेंच के जजेस हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो जाए जब वो रिव्यू के अंदर जाए। और दूसरा, शिक 4 के मुताबिक नज़रसानी के मुतासरा फ्रीक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वकील भी वही रहेगा, बेंच भी वही रहेगा। आपको नहीं लगता कि अगर इसमें ये लचक, अगर पार्लियामेंट ने, ऑब्वियसली एक कलेक्टिव विजडम है पार्लियामेंट की, सेनेट की, अगर उससे ये फैसला हुआ, उसको आज कलअदम देना इन एब्सेंस ऑफ द पार्लियामेंट थोड़ी सी ज्यादती है? या जिस तरह पाशा साहब कह रहे हैं कि थोड़ी हरिडली ये फैसला किया गया है। हरिडली तो नहीं मैं कहूँगा, 19 जून का मेरे ख्याल में ये जजमेंट रिजर्व थी जी, 2 माह बाद आया है। मंसूर भाई, ऐसा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तो सबको पता है,
और पार्लियामेंट का ही काम है कि वो कानून साजी करे, और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करे। तो बड़ा आसान था, क्योंकि ये लेजिस्लेशन अभी हुई थी तो पार्लियामेंटेरियंस में से पिक एंड चूज करके बुला लेते और पूछ लेते कि ये कानून साजी क्यों की गई है। मैं यहाँ पे 185 का भी तस्करा चूंकि हो रहा था, आर्टिकल 185 जो अपील का राइट देता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको मिक्स नहीं किया जा सकता रिव्यू और अपील को, तो 185 तो कह रहा है हाई कोर्ट्स की जो भी जजमेंट होंगी उनकी अपील के बारे में कह रहा है। 184(3) के बारे में तो कह ही नहीं रहा। अभी पाशा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि ये तो बार काउंसिल्स का और तमाम वुकला का, ये तमाम एसोसिएशन, बार एसोसिएशंस की ये हमेशा से जो है वो डिमांड रही है कि जितने भी सो मोटो 184(3) के तहत दिए जाते हैं उनके ऊपर अपील का राइट मिलना चाहिए। ठीक, इंसाफ का दरवाजा बंद हो जाता है 184(3) के बाद। तो इंसाफ का दरवाजा क्यों बंद हो जाता है, ये आखिरी फोरम क्यों सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, और इसके ऊपर फैसला करने के बाद क्यों वो जजेस ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो कोई बहस ना की जाए और कोई उनके ऊपर अपील भी दायर ना की जाए। तो जो बिल था जिसको आपने अभी अपने शुरू में, इसमें प्रोग्राम के शुरू में आपने पढ़ा भी था, तो उसमें जो 185 है वो तो हाई कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ अपील के बारे में इख्तियार दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर किया गया कि इस कानून में रिव्यू को जो है वो अपील के कंसिडर करने की बात की गई। तो प्रोसीजर के अंदर अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो एक नए एक्ट के जरिए अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की तो एनलार्जमेंट ही हुई है इसके इख्तियारात के तहत। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म कहां किया गया? खत्म तो नहीं किया गया। और अगर ज्यादा लिटिगेंट्स ये चाहते थे या अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे बेंच के ऊपर, वो चाहते थे कि इसके अंदर वो 3 जजेस भी मौजूद रहे, उन 3 जजेस के अलावा और 4 जजेस या और 10 जजेस उसके अंदर शामिल हो जाएं, तो मेरे ख्याल से तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को सोचनी चाहिए थी कि अगर साइलिन का एतमाद नहीं है तो या तो खुद बेंच से अलग हो जाते, या अलग नहीं हो रहे थे तो अपने साथ दूसरों को और अपने लर्नेड ब्रदर्स को शामिल कर लेते ताकि एक फैसला हो सकता। तो 185 तो हाई कोर्ट के जजमेंट्स की अपील प्रोवाइड करता है। जो कानून जिसको आज इन्होंने खत्म कर दिया उसके अंदर तो एक रिव्यू को अपील का स्टेटस दिया गया था। हाँ, वो दूसरी चीजें हो सकती थी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिख दिया कि जो उसकी जो आर्टिकल 2 एक्ट का है 23 के, वो जो है वो आइन से मुतसादिम है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया करने के लिए कहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, उसको डेक्लेरेटरी जजमेंट आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो वो वापस भेज देता पार्लियामेंट को, उस वक्त तक जो है ना इसको पॉइंट आ गया, खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। इसके ऊपर डिक्लेरेशन देके और पार्लियामेंट को भेजते कि जब पार्लियामेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे पाशा साहब का व्यू पॉइंट मैं जरूर लूंगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। पाशा साहब, अगली आने वाली मुंतखब हुकूमत क्या इस एक्ट को लेकर कोई कानून साजी कर सकती है, या ये चैप्टर हम क्लोज समझें? नहीं, चैप्टर बिल्कुल क्लोज नहीं है। आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो कानून साजी कर सकती है इस पे, और उनको करनी चाहिए, क्योंकि ये लॉयर फेटर्निटी की देरीना जो है वो डिमांड्स थी। दूसरी बात ये है कि अभी रिव्यू का ऑप्शन खुला है, आल दो के रिव्यू पुराने तरीकाकार के मुताबिक यही मुअज़्ज़ज़ जज साहबान सुनेंगे और वही वकील पेश हो सकेंगे जो वकला पेश होते रहे। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखें कि जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो कि सीनियर जज हैं, उन्होंने इस वजह से का जो बेंच बना था जो उसमें रिक्यूज किया कि चूंकि ये कानून बन चुका है और इसमें चूंकि अपील 184(3) की प्रोवाइड कर दी गई है जिसकी समाअत लार्जर बेंच ने करनी है, लिहाजा मैं इस बेंच में नहीं बैठता। तो इट मीन्स कि बस साथ ही आप जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने भी बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया और पिछले 3 महीने से वो नहीं बैठ रहे, और वो कहते हैं कि कमेटी जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करती है उसके बगैर बेंच बने हैं तो ये गैर कानूनी है। पॉइंट आ गया जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आपको जो है डाइवर्जेंट ओपिनियन आ रहा है, तो इस पे मेरा ख्याल ये है कि ये 3 रुकनी बेंच के बजाय अगर फुल बेंच सुनता या लार्जर बेंच। सर पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया।
जज साहबान होते तो वो बेहतर। ठीक। अच्छा डॉक्टर शजरा मनसब अली, रिव्यू की तरफ आप लोग जाएंगे जो इसका पूरा भी है, या फिर आप लोग वेट करेंगे अगली हुकूमत के आने का? मेरा ख्याल है कि रिव्यू के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कि हम जाएंगे और हम होप करेंगे। देखिए कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। जब बार बार एक ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता रहा है, जब बार बार वही जजेस बनते रहे हैं, जब सर्टन किस्म के जो भी मुकदमे होते थे उनके लिए वही बार बार जजेस आ रहे थे, तो ये चीज एक खुद जो है जुडिशरी की तौकीर को खुद एक वो क्वेश्चनेबल बना रही है। तो अभी हम तो रिव्यू में जाएंगे, लेकिन आई थिंक पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ हसाम भाई का भी पॉइंट ले लेने दीजिएगा। हसाम भाई, रिव्यू में जाना चाहिए या अगली हुकूमत का वेट करना चाहिए? 10 सेकेंड्स हैं जी। देखिए, रिव्यू में जरूर जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगली हुकूमत ने आगे तो कानून साजी करनी है इसके ऊपर, और होनी भी चाहिए। लेकिन जुडिशरी का भी काम है कि कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बेहतर है, कंट्रोवर्शियल जजमेंट देने से बेहतर है कि उसको एक अच्छे अंदाज के अंदर डील करे। अगर ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि फुल बेंच बना दिया जाए तो कोई इसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल जो जजेस हैं जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, उनको साथ मिला के अगर जजमेंट पास हो जाएगा तो क्या हर्ज हो जाएगा। हसन साबिर साहब बहुत शुक्रिया जी, हसन रजा पाशा साहब बहुत शुक्रिया, आबिद जुबैरी साहब, डॉक्टर शजरा मनसब अली, आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी का एक ऐसा असूल है जिसमें तमाम अफराद, इदारे, अवामी और निजी बशमूल रियासत खुद ऐसे कवानीन के लिए जवाबदेह हैं जो कि अवामी तौर पर नाफिज किए गए हैं और यकसा तौर पर नाफिज किए गए हैं और आज़ादाना तौर पर फैसले किए गए हैं, और जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के असूल और मेयार के मुताबिक भी हों। इसके साथ साथ कानून की बालादस्ती और असूलों की पासदारी, कानून के सामने बराबरी, कानून के सामने जवाबदही, कानून के इतलाक़ में शफाफियत, अलग अलग इख्तियारात, फैसला साजी में शिरकत और कानून के इतलाक़ को यकीनी बनाने जैसे इक़दामात, मनमानी से इज्तनाब, तरीक़ेकार और कानूनी शफाफियत को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमें फौरी तौर पर फौजदारी निज़ाम इंसाफ की तमाम अज्जा, पुलिस, इस्तगासा, अदलिया और इस्लाही खिदमत यानी जेल, मुजरिम की आजमाइशी रहाई और ज़मानत पर रहाई जैसे मामलात में जामिया इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को अपने मातहत एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स कमेटी बनाने की ज़रूरत है जिसमें वफाकी वज़रा, कानून, दाखिला, ख़जाना, प्लानिंग और डेवलपमेंट समेत तमाम सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज़, IGPs, प्रोसिक्यूटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, फौजदारी निज़ाम इंसाफ के माहिरीन, सिविल सोसाइटी के मुमताज़ नुमाइंदे इस अरकान के तौर पर शामिल हो ताकि एक जामिया स्ट्रैटेजिक मंसूबा वाज़िया किया जा सके। वसी तर मशावरत के ज़रिए तमाम स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप को यकीनी बनाया जा सके। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस स्ट्रैटेजिक मंसूबे को इसके अमल साजी का मंसूबे समेत आइन के आर्टिकल 142, 143 के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। वाज़ेह मकासद, सरगर्मियों, टाइमलाइन, जिम्मेदारियों और मालियाती मुज़मरात के साथ इसको अमली शक्ल देने के लिए निगरानी और तशख़ीस का एक मजबूत निज़ाम भी मौजूद हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।